नमस्कार, एक बार फिर से स्वागत है स्टडी गैंगवे में। मैं हूं चंदन वर्मा और आपको कंटिन्यू पढ़ा रहा हूं जनरल साइंस। 10 चैप्टर समाप्त कर चुके हैं, 11वें चैप्टर में है और 11वें चैप्टर का एक लेक्चर हो चुका है, दूसरे लेक्चर में है। अभी तक हमने केमिस्ट्री और बायोलॉजी समाप्त कर लिया है, फिजिक्स के तरफ है। आपके जो एग्जाम्स हैं वो फरवरी में होंगे, फॉर्म भरे जा रहे हैं कक्षा 9th के लिए। इसका डिटेल मैं नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा। तब तक हम दूसरा लेक्चर देखते हैं। चैप्टर का नाम था बल तथा दाब। आगे देखते हैं, आज हम पढ़ेंगे। इससे पहले हम पढ़ चुके हैं कि बल क्या होता है, बल के कितने प्रकार होते हैं और बल किस प्रकार काम करता है, उसका मात्रक क्या होता है, सीजीएस मात्रक क्या होता है, एमकेएस प्रणाली में क्या मात्रक होता है। आज हम देखेंगे दाब और मतलब कि बल का प्रभाव, प्रेशर इफेक्ट ऑफ फोर्स। देखते हैं क्या होता है। किसी तल पर बल लगाने से उसका प्रभाव संपर्क तल के क्षेत्रफल व परिमाण पर निर्भर करता है। यदि दाब क्या रहता है या किसी तल पर बल लगाने से उसका प्रभाव कह रहा है कि संपर्क तल के क्षेत्रफल व परिमाण पर निर्भर करता है। उदाहरण के तौर पे आपको मैं जस्ट बता दूं कि ये कोई वस्तु है और इसके ऊपर ऐसे आप दाब लगा रहे हैं या बल लगा रहे हैं, तो और ये इसका क्षेत्रफल है, तो फिर ये बल लगाने का जो जितना ज्यादा बल लगाएंगे दाब उतना ही पड़ेगा और उसके क्षेत्रफल पे भी निर्भर करता है। एक उदाहरण देता हूं, आप सुई ले लेंगे, सुई या ये पेन है, ऐसे में दबाया हूं तो आप देख रहे हैं कि मुझे कुछ नहीं हो रहा है। धीरे धीरे दबाता जाऊंगा तो ये क्या है, पेन धंस जाएगा और आर पार भी हो सकता है। और यही हम हाथ अंगूठा ऐसे पकड़े हैं, इसका क्षेत्रफल और ये क्षेत्रफल यदि बराबर ही है तो क्या होगा, इसको हम कितना भी दबाएं तो शायद आर पार होने में टाइम लगे। तो यही बता रहा है कि परिमाण और क्षेत्रफल पर निर्भर करता है। आगे देखते हैं, कह रहा है किसी तल पर लगने वाला अभिलंबोत बल को प्रणोद कहते हैं। प्रणोद का मात्रक जो है न्यूटन होता है। आगे पढ़ेंगे कि प्रेशर क्या होता है, यानी दाब क्या होता है। दाब एकांक क्षेत्रफल पर लगने वाले अभिलंबोत बल यानी नॉर्मल बल को हम दाब कहते हैं। एकांक क्षेत्रफल पर लगने वाला अभिलंबवत बल यानी आपका सबसे ज्यादा दाब का पड़े। यदि मैं साइड से ऐसे दाब लगाऊं तो ज्यादा दाब नहीं लगेगा, ऐसे भी लगाऊं तो कम लगेगा, लेकिन अभिलंबों ने सीधे 90 डिग्री ऐसे लगाए तो जितना ये वाला एंगल पे जो होगा वो दाब बहुत ज्यादा होगा, या ऐसे बल लगाने की क्रिया में दाब होता है। यदि हम मान लीजिए, आगे देखते हैं, कह रहा है कि यदि हम दाब को P से यानी प्रेशर, अभिलंबोत बल को F से तथा क्षेत्रफल को A से व्यक्त करें तो फार्मूला क्या होगा, P = F/A, यानी वेयर F इज फोर्स और A इज एरिया। यदि हम प्रेशर को, दाब को P से प्रदर्शित करें, बल को F से प्रदर्शित करें और A को, एरिया को यानी क्षेत्रफल को A से प्रदर्शित करें, तो जो प्रेशर का यानी दाब का फार्मूला होता है P = F/A। आपको याद रखना है। और जहां पे F क्या है, फोर्स है, और A एरिया है। अभी देखते हैं, इफ A = 1 स्क्वायर मीटर देन P = F। अब फार्मूला में देख लेते हैं कि P = F/A। अभी A का मान 1 मीटर स्क्वायर है तो P = F/1 मीटर स्क्वायर, और F में 1 से भाग देंगे तो F ही आएगा, यानी P = F। तो कह रहा है कि यदि A यानी कि एरिया, क्षेत्रफल 1 स्क्वायर मीटर है तो P = F यानी लगाया गया जो दाब है वो, या लगाया गया जो बल है वो दाब के बराबर होगा। ठीक है, आगे देखते हैं इसका मात्रक क्या होता है। तो इसका मात्रक न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर होता है,
या फिर पास्कल भी होता है। क्यों होता है? तो फ्रांस के एक वैज्ञानिक पास्कल के नाम पर दाब का मात्रक पास्कल रखा गया है। दाब का जो खोज है किसने किया था? पास्कल ने किया था, जो कि फ्रांस के थे। उनके नाम पे इसका मात्रक रखा गया है। जैसे बल का न्यूटन है, वैसे ही दाब का पास्कल है। 1 पास्कल इक्वल टू होता है 1 न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर, यानी 1 पास्कल 1 न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर के बराबर होता है। अब दाब का एमकेएस प्रणाली में मीटर, किलोग्राम और सेकेंड प्रणाली में जो मात्रक होता है वो न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर होता है। क्या होता है? न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर। इस पे क्वेश्चंस आएंगे या फिर आपसे पूछा जा सकता है कि दाब का एमकेएस प्रणाली में या एमकेएस सिस्टम में मात्रक क्या होता है, तो आप बताएंगे कि न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर। आगे देखते हैं। अब दाब कब बढ़ता है, कब घटता है, आप समझिए। दाब कब घटेगा और कब बढ़ेगा ये जानेंगे। आरोपित बल के परिमाण में वृद्धि एवं क्षेत्रफल में कमी होने पर दाब में वृद्धि होता है, तथा बल के परिमाण में कमी तथा क्षेत्रफल बढ़ने से दाब में कमी आता है। ये कह रहा है कि आरोपित बल, अब उदाहरण के तौर पे हम देखते हैं, यदि मान लीजिए ये क्षेत्रफल है और इस पे ऐसे लगा करके हम बल लगा रहे हैं, दाब लगा रहे हैं, तो कह रहा है कि यदि क्षेत्रफल कम है, यदि ये और ये पतला होता, ये सुई होता, तो ऐसे लगाते तो और इसमें छेद होता, यानी दाब ज्यादा पड़ता, शायद आर पार हो जाता। लेकिन यही पेन है तो नहीं हो रहा, और मोटा डंडा लेंगे तो ये नहीं होगा, यानी दाब कम पड़ेगा। तो ये कह रहा है कि जो आरोपित बल के परिमाण में वृद्धि और क्षेत्रफल में कमी, यानी इस पे जो लगा रहे हैं इसके बल के परिमाण में हम क्या कर रहे हैं? कमी कर रहे हैं, या फिर परिमाण में वृद्धि कर रहे हैं। मतलब कि उस बल लगाने की क्रिया को हम क्या कर रहे हैं? बढ़ा रहे हैं, और ये बढ़ा रहे हैं और बढ़ा रहे हैं, और क्षेत्रफल में कमी कर रहे हैं। जो इसका क्षेत्रफल है, नीचे जो क्षेत्रफल है वो कम कर रहे हैं, यानी इसको और पतला करते और पतला करेंगे तो ये दाब जो होगा, दाब का उसमें वृद्धि होगा, प्रेशर बनेगा। आपने देखा होगा कपड़े का सिलाई करना हो तो क्या आप इतने मोटे पेन से सिलाई करेंगे? नहीं, आपको पतला लेना पड़ेगा और प्रेशर दबाना पड़ेगा, तभी जाएगा, अदरवाइज कपड़े की सिलाई नहीं हो पाएगी, कपड़ा फट जाएगा। परिमाण में कमी, आपने देखा परिमाण मतलब बल लगाने की क्रिया कम हो गई और इसका क्षेत्रफल बढ़ गया, यानी ये क्षेत्रफल बढ़ गया है और जो है परिमाण में कमी हो गया। दाब लगाने का जो है हमने क्रिया, बल लगाने का जो क्रिया है कम किया है, तो उसमें दाब में कमी हो जाएगा, उस प्रक्रिया में दाब में कमी हो जाएगा। उदाहरण के तौर पे देखते हैं दैनिक जीवन में दाब का क्या प्रभाव है। आपने देखा होगा सेब को पैनी छुरी से काटने पर आसानी से कट जाता है। सेब देखा होगा आपने, सेब को मतलब धारदार चाकू से काटने पे वो जल्दी कटता है, जबकि धारदार यदि चाकू नहीं है तो थोड़ा दाब डालना पड़ता है। तो इसलिए किसी को काटना है, किसी फल को काटना है, तो वो जो छुरी, चाकू या जो भी हथियार है उसको हम धारदार बनाते हैं। ठीक है। दफ्ती में नुकीली पिन से छेद करना आसान होता है। दफ्ती लें या पेज लें, उसको नुकीली पिन से छेद करना आसान होता है, जबकि मोटे पेन से छेद करना मुश्किल होगा। यदि किसी पेज को लें और उसको ऐसे इससे छेदें तो जल्दी छिद्र नहीं होगा, जबकि आपका सुई लेंगे या अल्पीन लेंगे तो उससे जल्दी छेद हो जाएगा। ये उदाहरण है सब हमारे दैनिक जीवन के। स्कूली बस्ते या सामान लाने के झोले में डोरी के स्थान पर चौड़े पट्टे का प्रयोग उसे ले जाने में आसानी होता है। मैंने कह रहा है कि आपने बैग देखा होगा, यदि बैग में पतला डोरा डालेंगे, पतली पट्टी डालेंगे तो आपके कंधे छिल जाएंगे या भार पड़ेगा तो यहाँ पे आपके दबाव पड़ेंगे और निशान आ सकते हैं और जल्दी टूट भी सकता है। इसलिए वहां मोटे पट्टे लगाए जाते हैं कि दबाव कम हो या ज्यादा एरिया में हो तो आप उसको संभाल सके, जल्दी फटे ना, या आप उस भार को उठा सके।
ठीक है, तो ये सब उदाहरण है। आगे देखते हैं, अगला है वायुमंडलीय दाब। वायुमंडलीय दाब क्या होता है? वायुमंडल के कारण पृथ्वी की सतह पर जो दाब लगता है उसे वायुमंडलीय दाब कहते हैं। आपने देखा होगा, आदि इसे संक्षेप में वायु दाब भी कहते हैं। अभी उदाहरण के तौर पे मैं ऐसे बता रहा हूं कि पानी में आप छलांग लगाएं, यदि वायुमंडलीय दाब नहीं है तो आप आसानी से पानी में चले जाएंगे और आपको चोट नहीं लगेगा। एक वायुमंडलीय दाब है जो आपके भार के बराबर है। आपके वेट का जो है वेट है, उस आपका जो भार है वो उस पे वायुमंडल के वजह से वायुमंडलीय एक दबाव है, तो जैसे ही आप ऊपर से गिरते हैं और नीचे आपका मिट्टी है या फिर पानी है, नीचे भी क्रिया प्रतिक्रिया के रूप में जब वो भी बल लगाता है, इधर से भी बल लगता है, तो जो परिणाम आते हैं आपको पता है। छत से गिरेंगे तो क्या होगा, पानी में गिरेंगे तो क्या होगा, और थोड़ी दूरी पे आप गिरेंगे तो क्या होगा। वायुदाब के प्रभाव। वायुदाब का मापन पहले समझेंगे। किसी सतह के एकांक क्षेत्रफल पर लगने वाले वायुमंडल की वायु के भार से वायुदाब का मान ज्ञात किया जाता है। किसी एकांक क्षेत्रफल पे एक स्क्वायर मीटर पे वायुमंडलीय दाब वायु के कारण किसी उदाहरण के तौर पे मैं यदि इसको गिराता हूं, या आपने देखा होगा हथौड़ा आप लेते हैं और कोई बर्तन है उसको तोड़ना है, आप हथौड़ा है तो बल लगा के इसे मार तो रहे हैं, इसके साथ में एक वायुमंडलीय दाब भी है जिसके वजह से वो उस पर और भी प्रेशर, आप धीरे से मारेंगे तो वायुमंडलीय दाब कम लग रहा है उसके भार के। छोटा हथौड़ा है तो आपने देखा होगा कि छोटा हथौड़ा से छोटे छोटे पत्थर तोड़ सकते हैं, बड़ा हथौड़ा लेना पड़ेगा यदि आपको बड़े पत्थर तोड़ने हैं तो, अदरवाइज छोटे हथौड़े से तोड़ते ही रह जाएंगे। ये उदाहरण है, ठीक है। आगे देखते हैं वायुदाब का क्या होता है फार्मूला। वायु स्तंभ का भार न्यूटन में और क्षेत्रफल बटा क्षेत्रफल, ये है फार्मूला। ये भी F इक्वल टू A में यहां पे जो है वो कह रहा है कि वायु स्तंभ का भार इसमें कह रहा है। वायुदाब, समुद्र तल पर वायुमंडल का दाब पारे के 76 सेमी ऊंची स्तंभ के दाब के बराबर होता है। इसका मान जो है 1.013 स्क्वायर 105 न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर होता है। इसे प्रामाणिक वायु दाब कहते हैं। अभी जो आप 76, जब आप एक वायुमंडलीय दाब बढ़ेगा तो पारे का जो 76 सेंटीमीटर उसका जो है ऊंचाई बढ़ जाएगी, और बढ़ेगा और बढ़ेगा, ठीक है। जस ऊपर जाएंगे वायुमंडलीय दाब थोड़ा कम होता है, जस नीचे जाएंगे जहां वायु, जैसे आपने पानी में आप गए होंगे, पानी में तैरते तैरते आपने देखा होगा कि पानी का भी दाब रहता है, वायुमंडलीय दाब भी है और पानी का भी दाब है। तो आप 10 मीटर के नीचे जाएंगे तो एक वायुमंडल दाब होगा, 20 मीटर पे जाएंगे तो 2 वायुमंडल दाब होगा। तो पानी के साथ साथ में वायुमंडल का भी दाब रहता है। तो आपके धीरे धीरे क्या होंगे, आप मतलब आपके कान फटने जैसे होने लगेंगे, आपका मतलब आप उस तरीके से तैर नहीं पाएंगे, इसलिए आपको उस तरीके का मतलब पोशाक पहनना पड़ेगा। या फिर जो कोई अंतरिक्ष में जाता है तो आपने देखा होगा ऊपर जाने पे वायुमंडलीय दाब कम होता जा रहा है, तो क्या होगा धीरे धीरे, तो एक ऐसी स्थिति आएगी यदि आपने अच्छा उस तरीके का प्रोटेक्शन नहीं पहना है तो आपका हाथ आपका पैर इधर उधर घूमता रहे, यानी गुरुत्वाकर्षण बल भी वहां पे काम करता है। जहां गुरुत्वाकर्षण शून्य होता है आप ऐसे ऐसे घूमने लगेंगे, ठीक है। तो आगे देखते हैं वायु दाब के उपयोग क्या है। जल पंप, आपने देखा होगा कि पानी आपके नलके में, घर पे नल है, नलके में पानी निकालना है, पानी बहुत नीचे है तो वहां एक वाशर लगाया जाता है, फिर आप उसको हैंड पंप मतलब हाथ से चलाते हैं, फिर वो वायु से एक दाब क्रिएट होता है, प्रेशर क्रिएट होता है, और धीरे धीरे वो पानी को क्या करता है, ऊपर खींचता है, और पानी को ऊपर खींचने के बाद जब ऊपर आता है फिर पानी वहां से
बाहर निकलने लगता है। यदि वायु दाब ना हो तो हम कितना भी चलाते रहें वो प्रेशर नहीं बनेगा और पानी नहीं निकलेगा। उदाहरण के तौर पे यदि आपका वाशर फट गया है और आप नल का चला रहे हैं तो वो एयर ले रहा है और मतलब अच्छी तरीके से वायु दाब नहीं बन रहा है तो नीचे से पानी ऊपर नहीं आता है, तभी आप बोलते हैं कि पानी, नल का पानी भाग गया है। ठीक है, आगे देखते हैं साइकिल पंप। साइकिल पंप में भी हम लोग देखते हैं कि हवा भरना, मतलब साइकिल पंप से हम लोग हवा भरते हैं, वो ऊपर लेते हैं तो हवा उसके अंदर जाता है, फिर प्रेशर से मारते हैं तो हवा निकलता है, जो कि साइकिल पंप अपना टायर में डालते हैं। फुटबॉल पंप आदि की कार्यविधि वायु दाब पर आधारित है। ठीक है, घनत्व तो क्या होता है, आगे घनत्व तो देखते हैं। दाब हमने देखा, किसी वस्तु के द्रव्यमान तथा उसके आयतन के अनुपात को उस पदार्थ का घनत्व कहते हैं या उस वस्तु का घनत्व कहते हैं। घनत्व का जो फार्मूला होता है वो होता है द्रव्यमान बटा आयतन। यदि हम घनत्व को डेंसिटी मतलब घनत्व होता है D माने और हम द्रव्यमान को M माने और आयतन को V माने, तब हमारा फार्मूला होगा D = M/V। अब यहीं पर मैं फार्मूला निकाल देता हूं। D घनत्व है, M जो है यदि आपका द्रव्यमान है तो इसका किग्रा होगा और जो घनत्व होता है उसका मीटर, आयतन जो होता है उसका मीटर क्यूब होता है। देखिए घनत्व का मात्रक क्या लिखा हुआ है, किलोग्राम प्रति मीटर क्यूब। यदि V = 1 तो D = M। अतः मात्रक आयतन वस्तु की मात्रा को उसका घनत्व कहते हैं। यानी कह रहा है कि यदि मान लीजिए D पता करना है हमें, M = V है और V 1 है तो D क्या होगा, M। तो जो घनत्व होगा वो यदि आयतन 1 मीटर क्यूब है तो आपका घनत्व जो होगा 1 किग्रा प्रति मीटर क्यूब होगा। ठीक है, जल का घनत्व 1000 किग्रा प्रति मीटर क्यूब, पारे का घनत्व 13,600 किग्रा प्रति मीटर क्यूब होता है। इसका मतलब यह हुआ कि 1000 लीटर जो है या 1000 किग्रा पानी आएगा 1 मीटर क्यूब में। 1 मीटर क्यूब का यदि हम बर्तन लें, 1 मीटर लंबाई, 1 मीटर चौड़ाई, 1 मीटर ऊंचाई, तो जो उसके अंदर पानी आएगा वो है कितना, 1000 लीटर आ जाएगा। 1000 लीटर नहीं, 1000 किग्रा, 1000 किग्रा आ जाएगा। अभी हम पारे का भी सेम है, यदि पारा लें तो 13,600 किग्रा प्रति मीटर क्यूब में पारा आएगा। ठीक है, आगे देखते हैं अपेक्षिक घनत्व। किसी वस्तु के घनत्व तथा 4 सेंटीग्रेड जल के घनत्व के अनुपात को उस वस्तु का अपेक्षिक घनत्व कहते हैं। अब देख लेते हैं, अपेक्षिक घनत्व को हाइड्रोमीटर से मापा जाता है। 4 सेंटीग्रेड पानी का घनत्व अधिकतम तथा आयतन न्यूनतम होता है। यह कह रहा है कि जो 4 सेंटीग्रेड का पे यदि टेम्परेचर पे पानी है तो जो उसका घनत्व होगा वो अधिकतम होगा तथा आयतन उसका न्यूनतम होगा। क्वेश्चन यही रहता है कि कितने डिग्री सेंटीग्रेड पे आपका पानी का घनत्व अधिकतम होता है। तो आपको बताना है 4 सेंटीग्रेड तथा आयतन कितने सेंटीग्रेड पे न्यूनतम होता है, तो आपको बताना है कि 4 सेंटीग्रेड। अब आगे हम देखते हैं उत्प्लावन बल। अभी तक दाब हमने पढ़ा, घनत्व पढ़ा, आयतन के बारे में देखा, समझा, तो ये बता रहे हैं अब उत्प्लावन बल के बारे में जानेंगे। उत्प्लावन बल क्या है कि पानी में जब हम जाते हैं तब क्या होता है। अभी तक हम धरती पे थे या जमीन पे हम बल लगा रहे थे, दाब समझ रहे थे। पानी में किस प्रकार से हमारा प्रेशर या दाब काम करता है, किस प्रकार हम तैरते हैं, किस प्रकार डूब के तैरते हैं, किस प्रकार डूब जाते हैं, ये समझने हैं आपको। जब पानी में वस्तु तैरती और डूबती है, वस्तु का हवा में भार है,
मैंने आपको बताया था कि जब पानी में हम कूदते हैं या जंप लगाते हैं तो क्या होता है, हमारे अंदर एक भार रहता है और इस भार की वजह से जैसे पानी में जाएंगे हमें चोट भी लगती है। आप कभी उल्टा सीधा जंप करेंगे तो आपके चोट लग जाएंगे, उसका यही रीजन है। तब वस्तु को पानी में डुबोने पर वस्तु पर लगने वाला बल उत्प्लावन बल है। कह रहा है कि तब वस्तु को पानी में डुबोने पर वस्तु पर लगने वाला बल उत्प्लावन बल है। उदाहरण देखेंगे, आप लोटा ले लीजिए एक या गिलास ले लीजिए, पानी में छोड़ दीजिए, सीधा छोड़ दीजिए, वो क्या होगा, वो नहीं डूबेगा। उसके ऊपर आप फोर्स लगा के मतलब बल लगा के डुबाते हैं, पानी भी नीचे से आपका बल लगा रहा है, उत्प्लावन बल लगा रहा है। अब क्या होगा कि जैसे आपने पानी में लोटा डाला और उसको आप फोर्स बल लगा करके नीचे डुबाते, तब वो पानी भरता है, फिर आप उससे स्नान करते हैं, नहाते हैं। ठीक है, आगे देखते हैं। अगला है आर्किमिडीज का सिद्धांत। आर्किमिडीज यूनान के एक वैज्ञानिक थे, उनका सिद्धांत हम समझेंगे और सिद्धांत से हमें पता चलेगा कि तैरना कैसे है। या वो इस तरीके के एक वैज्ञानिक थे, वो गाय भैंस चराने जाते थे, समझिए, तो पर डे नदी में नहाते थे। वो न्यूटन वाली कहानी है, पर डे नदी में नहाते थे, फिर नहाते नहाते उनके दिमाग में आया कि अरे ये कैसे हो गया, हम तैरते क्यों हैं, हम डूबते क्यों हैं, या डूब के तैरते कैसे हैं। तो फिर उन्होंने उस पर रिसर्च चालू किया और एक दिन अपना एक सिद्धांत बताया कि ये जब कोई वस्तु को हम पानी में डालते हैं तो उसके भार में कमी आती है और वो कमी वस्तु द्वारा हटाए गए द्रव के यानी जल के भार के बराबर होता है। यही उनका आर्किमिडीज का सिद्धांत है। देखते हैं क्या कर रहा है कि जब कोई वस्तु किसी द्रव में पूर्ण या आंशिक रूप से डुबोई जाती है तो उसके भार में कमी आती है। भार में यह कमी उस वस्तु द्वारा हटाए गए द्रव के भार के बराबर होती है। सर्वप्रथम यूनान देश के वैज्ञानिक आर्किमिडीज ने इसे ज्ञात किया था। इन्हीं के नाम पर इसे आर्किमिडीज का सिद्धांत कहते हैं। वस्तु पर लगने वाला उत्प्लावन बल उसकी आकृति एवं आकार पर निर्भर करता है। अब देखते हैं आर्किमिडीज ने क्या बताया कि वस्तु को पूर्ण या आंशिक रूप से जल में हम जब डुबोते हैं तो उसके भार में कमी महसूस होता है और वो कमी उस वस्तु द्वारा हटाए गए जल के भार के बराबर होता है। उदाहरण के तौर पे आपको मैं बता दूं, एक बकेट लीजिए और हाथ में वो भारी है और जैसे ही आप लोहे का बकेट है और जैसे आप पानी में डालेंगे तो देखेंगे कि वो हल्का हो गया। जैसे उसके अंदर पानी में वो डूबा, आप पानी के अंदर आसानी से उसको हिला डुला सकते हैं, जबकि बाहर नहीं हिला सकते हैं। उसी प्रकार आप पानी में गए और आप हाथ पैर नहीं चलाए तो आप डूब जाएंगे, तो आपको अपने भार के बराबर हटाना पड़ेगा पानी, तभी आप तैर सकते हैं। ठीक है, अब आगे देखते हैं उत्प्लावन बल किस प्रकार बदलता है। उत्प्लावन बल किस प्रकार बदलता है। W1 वस्तु का भार, W2 उत्प्लावन बल है। तो देखते हैं W1 वस्तु का भार है, W2 उत्प्लावन बल है। पहली स्थिति में W1 इज ग्रेटर देन W2, यानी वस्तु का भार उत्प्लावन बल से ज्यादा है। ये मान लीजिए ये पानी है, ये पानी है और ये W1 है और ये इस उत्प्लावन बल जो है W2 है। समझिए, ये W1 है और ये W2 है। ये वस्तु का भार है और ये उत्प्लावन बल है जो पानी द्वारा लगाया जा रहा है। तो अब कह रहा है कि W1 इज ग्रेटर देन W2, यानी कि वस्तु का भार इस उत्प्लावन बल से ज्यादा है। तब क्या होगा, तब वस्तु पानी में डूब जाएगी। ये पहली स्थिति है। पहली स्थिति में क्या होगा, पहली स्थिति में वस्तु पानी में डूब जाएगी। उदाहरण के तौर पे आप पत्थर लीजिए और पत्थर को पानी में डालेंगे तो वहां पे वस्तु का भार उसके द्वारा हटाए गए द्रव के भार से ज्यादा है, तो वो पानी में डूब गई, यानी कि जो उत्प्लावन बल है कम हो, और कम है तो वस्तु डूब गई। दूसरी स्थिति कह रहा है कि W1 इक्वल टू W2, यानी कि पहली स्थिति में
W1 इज ग्रेटर देन था, इसमें W1 इक्वल टू W2, यानी वस्तु का भार और उत्प्लावन बल दोनों बराबर है। इस स्थिति में क्या होगा, वस्तु जो है डूब कर तैरेगी। इसका सबसे अच्छा उदाहरण है आपका सबमरीन। आपका सबसे अच्छा उदाहरण है सबमरीन। सबमरीन में जो आप हैं, सबमरीन आपने देखा होगा, सबमरीन या फिर मछली। तो सबमरीन क्या होता है, वो डूब करके चलता है, वो पानी फेंकता रहता है, यानी कि वो W1 इक्वल टू W2 वहां पे काम कर रहा है। उसका भार और जो उत्प्लावन बल है बराबर है, तो डूब करके चल रहा है। आप भी डूब करके तैर रहे हैं, मतलब कि आपका जो भार है और जो उत्प्लावन बल है दोनों बराबर है। तो दूसरी स्थिति में क्या होगी, वस्तु पानी में डूबी हुई तैरेगी। अब तीसरा स्थिति देखते हैं। तीसरा स्थिति कह रहा है कि W1 इज लेस देन W2, यानी तीसरी स्थिति कह रहा है कि W1 इज लेस देन W2। W1 इज लेस देन W2 मीन्स जो वस्तु का भार है वो उत्प्लावन बल से कम है। इस स्थिति में क्या होगा, इस स्थिति में वस्तु जो है ऊपर तैरेगी, यानी आंशिक रूप से डूबा हुआ। ऊपर का मतलब आकाश में नहीं तैरेगी, क्योंकि पानी से टच होगा तभी तो तैरेगी। ऊपर ऊपर तो हवाई जहाज चल रहा है। तो इसमें इस स्थिति में क्या होगा, तीसरी स्थिति में पानी की सतह पर तैरती रहेगी। वस्तु क्या रहेगी, पानी की स्थिति में तैरती रहेगी, तथा इसका कुछ अंश पानी में डूबा रहेगा, शेष भाग सतह के ऊपर रहेगा। जैसे कि आपने देखा होगा, ये आपने जहाज, पानी वाली जहाज देखा होगा आपने, या बोट कह सकते हैं, यदि बोट कह सकते हैं इसको, बोट, नाव जो है सतह पे तैरती रहती है। ठीक है, अभी आगे और भी समझते हैं कि वस्तु का भार उत्प्लावन बल के बराबर या इससे कम होने पर वस्तु तैरती रहती है। यही बताया, वस्तु का भार उत्प्लावन बल के बराबर या उत्प्लावन बल से कम, यानी कि W1 इज लेस देन W2 या W1 इक्वल टू W2। ये दोनों स्थिति में क्या है, वस्तु तैरती रहेगी। और W1 इज ग्रेटर देन W2 हो जाएगा, वस्तु का भार उत्प्लावन बल से ज्यादा, तब वस्तु क्या हो जाएगी, डूब जाएगी। चूंकि वस्तु पर कार्यरत उत्प्लावन बल बराबर है वस्तु द्वारा विस्थापित द्रव का भार। यानी देखिए, अब ये और डीप में हम समझते हैं कि अब जब आप पानी में छलांग मारते हैं और आप हाथों से पानी काटते हैं या फिर पीछे की तरफ धकेलते हैं, तब आगे बढ़ते हैं। ये कह रहा है कि आप अपने भार के बराबर पानी को पीछे की तरफ ढकेल रहे हैं, हटा रहे हैं। यानी इस स्थिति में वस्तु पर कार्यरत उत्प्लावन बल जो है वस्तु द्वारा विस्थापित द्रव का भार, जो हम हटा रहे हैं उसका भार और उत्प्लावन बल दोनों बराबर हैं, तो हम आगे तैरते हुए जा रहे हैं। इसलिए जब वस्तु का भार वस्तु द्वारा हटाए गए पानी के भार के बराबर होता है तो वस्तु पानी की सतह पर पूर्णतः डूबी हुई तैरती है। इसे प्लवन का सिद्धांत कहते हैं। प्लवन का सिद्धांत क्या कह रहा है कि जब किसी वस्तु का भार उसके द्वारा हटाए गए द्रव के भार के बराबर होता है, यानी W1 इक्वल टू W2, देन वस्तु जो है पानी में डूब करके तैरेगी। उदाहरण के तौर पर मैंने बताया था, सबमरीन है, मछली है, या जो भी अंदर आप इंसान जो भी तैर रहा है वो W1 W2 पे है, उसे ही प्लवन का नियम कहते हैं। अब आपका आ जाएगा कि प्लवन का नियम क्या है, तो आपको ये बताना है कि जब वस्तु का भार उसके द्वारा हटाए गए भार के बराबर होता है या हटाए गए जल का भार दोनों बराबर होता है, तो वस्तु नीचे या डूबी हुई तैरती है, जिसे ही हम प्लवन का सिद्धांत कहते हैं। अगला देखते हैं, अब घनत्व के बारे में जानेंगे कि घनत्व भी इस पे डिपेंड रहता है कि किसका घनत्व कैसे क्या रहेगा। तो क्या होगा, जिन वस्तुओं का घनत्व द्रव के घनत्व से अधिक होता है ऐसी वस्तुएं द्रव में डूब जाती हैं।
घनत्व बराबर होने पर वस्तु द्रव में पूरी तरह डूबी हुई तैरती है, और यदि वस्तु का घनत्व द्रव के घनत्व से कम है तो वस्तु आंशिक रूप से डूबी हुई तैरती है। देखिए, अब उदाहरण के तौर पे पत्थर है, पत्थर आपने फेंका, वो डूब गया। उतना ही लकड़ी का टुकड़ा आप फेंकेंगे तो नहीं डूबेगा, लोहे का टुकड़ा फेंकेंगे तो डूब जाएगा। तो यही कह रहा है कि घनत्व जो होगा अधिक है तो वस्तु द्रव में डूब जाएगी, और यदि घनत्व बराबर होने पर वस्तु पूरी तरह डूबी हुई तैरेगी। यदि हम जो घनत्व को d1 माने और उत्प्लवन बल को W2 माने, तो हम यहां पे समझ सकते हैं सेम वही परिभाषा है कि d1 इज ग्रेटर देन W2, d1 इज इक्वल टू W2 और d1 इज लेस देन d1 इज इक्वल टू W2 और d1 इज इक्वल टू d1 इज लेस देन है, d1 इज लेस देन WT। सेम यही है, घनत्व यदि ज्यादा है तो वस्तु डूब जाएगी, घनत्व बराबर है तो वस्तु तैरती रहेगी, और उत्प्लवन बल से कम है तो भी वस्तु ये इस स्थिति में डूबी हुई तैरेगी। अब द्रव का दाब देखते हैं, द्रव का दाब क्या होता है। जल स्तर बढ़ने से पेदी पर दाब बढ़ जाता है। कह रहा है कि आप पानी में गए, पानी में जैसे ही आप 2 मीटर 3 मीटर 10 मीटर जाएंगे तो द्रव का दाब भी आपके ऊपर पड़ेगा। ठीक है, इससे यह निष्कर्ष निकलता है कि द्रव बर्तन की पेदी पर दाब डालता है, द्रव बर्तन की दीवारों पर क्षैतिज दिशा में दाब डालता है, जल सभी दिशाओं में समान रूप से निकलता है। आपको मैं एक उदाहरण देता हूं, यदि मान लीजिए ऐसे बर्तन है, इधर भी छेद कर लीजिए, इधर भी और इधर भी, और ये इधर बंद करके इसके अंदर ये पूरा पानी भरा है, पानी भरा है, तो इस स्थिति में क्या होगा कि जैसे ही ढक्कन खोलेंगे यहां तक का पानी दोनों से निकलेगा, और ये नीचे जब इसके नीचे जब आएगा तो इसके या उदाहरण के तौर पे एक ऐसे मान लेते हैं, एक कोई कढ़ाई या यहाँ पे होल है, चारों बराबर दूरी पे और बराबर पॉइंट पे है, तो क्या होगा, चारों तरफ पानी निकलेंगे, चारों होल छिद्र खोलते ही चारों तरफ समान रूप से निकलेंगे। यही कहता है, समान दूरी पर गिरती है। द्रव सभी दिशाओं में समान दाब डालता है। द्रव का दाब P, द्रव स्तंभ की ऊंचाई h और द्रव के घनत्व D तथा गुरुत्वाकर्षण G पर निर्भर करता है। गणितीय रूप में P इक्वल टू HDG, आपको फार्मूला याद रखना है, P इक्वल टू HDG। P यदि द्रव का दाब है, H हाइट है, D घनत्व है, और G यदि गुरुत्वाकर्षण है, गुरुत्वाकर्षण बल है, तो तब देखेंगे कि P इक्वल टू या गुरुत्वीय त्वरण है, गुरुत्वाकर्षण बल नहीं है, गुरुत्वीय त्वरण है, तो P इक्वल टू HDG फार्मूला होता है, और इस पे आपके आंकिक प्रश्न आ सकते हैं। ठीक है, तो ये थे हमारे आज के सारे पॉइंट्स, जिसमें मैंने बताया कि दाब बल का प्रभाव यानी इफेक्ट ऑफ फोर्स, घनत्व, आयतन और जल का दाब, आर्किमिडीज का सिद्धांत, उत्प्लवन बल, प्लवन का नियम, कब डूबती है, कब तैरती है, कब क्या होती है। कल हम पढ़ेंगे कि हमने क्या सीखा इस चैप्टर से, और 20 क्वेश्चन करेंगे। पक्का है कि 2 या 3 क्वेश्चन फिजिक्स के इस चैप्टर से आने ही आने हैं। तो हम कंटिन्यू रहेंगे, मिलते हैं कल। नमस्कार।